महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का अर्थ केवल औद्योगिक शहरी केंद्र की समृद्धि और विस्तार नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों का विकास है। इस अध्याय में हम पालमपुर गांव से संबंधित एक केस स्टडी की मदद से ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। इसके अलावा हम खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और इस संबंध में भारत के उपायों पर विचार करेंगे। अंत में हम 3 उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत, चीन, पाकिस्तान में हुए विकास पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी ग्रामीण भारत में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को ज्ञात करने के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। अधिकांश भारतीय गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख विशेषता है, जबकि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी जैसे गैर कृषि क्रियाएं इन कृषि प्रयासों की पूरक हैं। निम्नलिखित चर्चा में हम उत्पादन की बुनियादी समझ प्राप्त करने के बाद दोनों प्रकार की क्रियाओं का विचार करेंगे। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक विश्वसनीय ऑल वेदर रोड से आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ गांव है। इस पर सड़क परिवहन के विभिन्न साधन हैं, जैसे कि पारंपरिक बैलगाड़ी, तांगा के से लेकर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक जैसे आधुनिक वाहन चलते दिख जाते हैं। गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। इनमें उच्च जाति के परिवारों के पास अधिकांश भूमि है, वे ईंट के घरों में रहते हैं। इसके विपरीत एससी दलित जनसंख्या का 1/3 हिस्सा और छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने। अधिकांश घरों में बिजली, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इनमें ट्यूबवेल, छोटे व्यवसाय शामिल है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, चिकित्सा उपचार के लिए एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। आसपास के गांवों की तुलना में पालमपुर में सड़क परिवहन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अपेक्षाकृत अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा है। उत्पादन का उद्देश्य वांछित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है, और यह प्रक्रिया 4 प्रमुख आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। भूमि और प्राकृतिक संसाधन। इसमें भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज शामिल हैं। श्रम। दूसरी आवश्यकता कार्यबल या श्रम है, जो कुछ कार्यों के लिए उच्च शिक्षित व्यक्तियों से लेकर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों तक भिन्न हो सकती है, जो उत्पादन में योगदान करते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गोंडा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। आप क्या 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं। भौतिक पूंजी। इसमें भौतिक पूंजी शामिल होते हैं, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आगत शामिल हैं, जैसे कि औजार और मशीनें, हल जैसे साधारण औजार से लेकर जनरेटर और कंप्यूटर जैसी उन्नत मशीनरी तक। इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कई वर्गों तक उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन प्रक्रिया के लिए कच्चा माल और नगद मुद्रा की आवश्यकता होती है। इन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इनकी उत्पादन के दौरान खपत की जाती है। मानव पूंजी एक चौथी आवश्यकता भी है, जो ज्ञान और उद्यम है, जो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को प्रभावी ढंग से संयोजित करने के लिए आवश्यक है। इसे मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में इन कारकों भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी का संगठन शामिल होता है। इन कारकों को सामूहिक रूप में उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर में खेती प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। खेती अधिकांश जनसंख्या के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, जिसमें किसान और कृषि श्रमिक दोनों शामिल हैं। मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने
ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उनसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उनसे काम पर लगने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार के लिए खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किसान ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे में कुम्हार के लिए मिट्टी ले जाता है। कभी कभी वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कई बार कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। भूमि पर बाधाएं। कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन लैंड। सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण गांव को अपने कृषि उत्पादन का विस्तार करने में बाधा का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1960 के बाद खेती के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन। किसान कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए एक वर्ष में अलग अलग फसल रोटेशन उगाते हैं। किसान वर्षा उगाते हैं जिसका उपयोग पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दियों के मौसम रबी में खेतों में गेहूं की फसल की जाती है। परिवारों के लिए पर्याप्त उपज रखने के बाद अधिशेष को बाजार में बेच दिया जाता है। भूमि क्षेत्र के हिस्से पर गन्ने की फसल की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। सिंचाई इरिगेशन। बिजली द्वारा संचालित एक सुविकसित सिंचाई व्यवस्था के कारण गांव में कई फसलें पैदा होती हैं। सिंचाई के लिए पहले राहट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसके स्थान पर नलकूपों से अधिक कुशल जल आपूर्ति की जाती है। बहुविध फसल प्रणाली मल्टीपल क्रॉपिंग। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना गाँवों में एक आम बात है। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 1960 के दशक में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960। सिंचाई रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के साथ अधिक उपज प्रणाली किस्मों के बीज हाई यील्ड वैरायटी HYV की शुरुआत से फसल की पैदावार विशेष रूप से गेहूं की पैदावार उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भारत में आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम थे। इन क्षेत्रों के किसान ने सिंचाई के लिए नलकूप लगाए और खेती से अधिक उपज वाले बीजों रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी कृषि मशीनें खरीदी जिससे जुताई और कटाई तेजी से हुई। उन्हें इससे गेहूं को ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। टिकाऊ खेती या संधारणीय कृषि सस्टेनेबल फार्मिंग। आधुनिक कृषि विधियों में मृदा की उर्वरता भूजल स्तर में गिरावट से संबंधित चिंताओं को बढ़ा दिया। दीर्घकाल तक कृषि उत्पादकता बढ़ाए रखने के लिए टिकाऊ खेती या संधारणीय कृषि पद्धति आवश्यक है।
भूमि वितरण, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। गांव में भूमि वितरण में असमानता है। कुछ परिवारों के पास छोटे भूखंड होते हैं और अन्य बड़े क्षेत्रों में खेती करने लगभग एक तिहाई परिवार भूमिहीन है, जो मुख्य रूप से दलित समुदाय से संबंधित है। कृषि क्षेत्र और किसानों की संख्या के वितरण को समझने के लिए चित्र 16.4 देखें। श्रम। खेती में श्रम महत्वपूर्ण कारक है। कई छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। बड़े किसान खेतिहर मजदूरों को काम पर रखते हैं, जो प्राय भूमिहीन या छोटे किसान परिवारों से होते हैं। खेती में पूंजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आधुनिक कृषि विधियों में अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए प्रायः उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना पड़ता है। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। उन्हें ऋण चुकाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले बड़े किसानों को खेती में बचत होती है। इस प्रकार में आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। अधिशेष उपज की बिक्री, सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूसर। किसान बाजार में अधिशेष कृषि उपज भेजते हैं, जिसमें से मझोले और छोटे किसान अधिकांश अधिशेष की आपूर्ति करते हैं। वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य में कृषि मौसम या अन्य गैर कृषि क्रियाकलापों के लिए पूंजी निवेश करने के लिए बचाते हैं। पालमपुर और गैर कृषि क्रियाएं। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी फार्मिंग। पालमपुर में कई परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, जो लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव राजगंज में बेचा जाता है। सायपुर शहर में के व्यापारियों ने रायगंज से दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध को दूध राज्य के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। लघु स्तरीय विनिर्माण। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण में सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है और इस पारिवारिक श्रम की सहायता से किया जाता है। किसान गन्ना प्रसंस्करण, गुड़ बनाने आदि जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। दुकानदार। पालमपुर में व्यापार में दुकानदारों की भूमिका होती है। वे शहरों के थोक बाजारों में विभिन्न सामान खरीदते हैं और उन्हें गांव में बेचते हैं। ये छोटे जनरल स्टोर चावल, गेहूं, चीनी, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, स्टेशनरी जैसी अनेक वस्तुएं बेचते हैं। कुछ परिवारों ने बस स्टैंड के पास खाद्य सामग्री बेचने की छोटी दुकानें भी खोल ली हैं। परिवहन क्षेत्र। पालमपुर में परिवहन क्षेत्र विविधतापूर्ण है। इसमें रिक्शा चालक, तांगा चालक, जीप, ट्रैक्टर ऑपरेटर, ट्रक चालक, बैलगाड़ी और बोगी चलाने वाले लोग शामिल हैं। ये लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसके बदले इन्हें पैसे मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों से परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार पालमपुर की कहानी ग्रामीण जीवन की एक झलक प्रदान करती है। इससे ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं की योजना बनाने और अध्ययन करने में मदद मिलती है। ग्रामीण विकास। भारत में ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिन पर ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास में सुधार के लिए ध्यान देने और नई पहलें करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है: मानव संसाधन विकास, महिला साक्षरता, शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान देने के साथ मानव संसाधनों को बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य संबंधी पहलू भी आवश्यक घटक है। भूमि सुधार, भूमि स्वामित्व, वितरण, उपयोग से संबंधित मुद्दों का समाधान करने ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। उत्पादक संसाधनों का विकास। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण जैसी गैर कृषि क्रियाओं में विविधता लाने के लिए की पहल शामिल है। बुनियादी ढांचे का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता होती है, जिससे बिजली, सिंचाई, ऋण सुविधाओं, विपणन के अवसर, परिवहन, सड़क निर्माण सहित तथा कृषि अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं शामिल हैं। गरीबी उन्मूलन। गरीबी को कम करने और समाज की मुख्य धारा से अलग या हाशिए पर स्थित जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है। उत्पादक रोजगार के
रोजगार के अवसरों तक पहुंच एक प्रमुख पहलू है। कृषि क्षेत्र के स्थिर विकास का मुद्दा। भारत में कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों को जीडीपी में घटता योगदान, रोजगार में स्थिरता शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र की विकास दर वर्ष 1991 से वर्ष 2012 तक प्रति वर्ष लगभग 3% तक धीमी हो गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम थी। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता दिखाई पड़ती है। वर्ष 2014-15 में सकल मूल्यवर्धित वृद्धि 1% से कम है। इस गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में कम सार्वजनिक निवेश, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, गैर कृषि रोजगार के सीमित अवसर और श्रमिकों की आकस्मिक आधार पर पुनर्नियुक्ति शामिल है। इस संदर्भ में ऋण और विपणन प्रणालियों, कृषि विविधीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में जैविक खेती की भूमिका सहित ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं की उपलब्धता और कुशल विपणन तंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साख सुविधाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। फसल की बुआई और उत्पादन के बाद आय प्राप्ति के समय दीर्घ अवधि को देखते हुए किसानों को अक्सर बीज, उर्वरक, उपकरण और विभिन्न पारिवारिक खर्चों जैसे प्रारंभिक निवेश को कवर करने के लिए धन उधार लेने की आवश्यकता होती है। औपचारिक बैंकिंग केंद्रों का उद्भव। ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता के समय साहूकारों और व्यापारियों ने छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करके और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर खातों में हेरफेर करके उनका शोषण किया है। हालांकि वर्ष 1969 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब भारत में ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक बैंकिंग और एक बहु एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके बाद ग्रामीण वित्त पोषण से जुड़ी सभी संस्थाओं को गतिविधियों के समन्वय के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति ने उत्पादन उन्मुख ऋण की और ग्रामीण ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाकर ऋण प्रणाली को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण बैंकिंग के लिए वर्तमान संस्थागत संरचना में वाणिज्यिक बैंकिंग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक जैसे विभिन्न बहु संस्थाएं शामिल हैं। इन संस्थाओं से अधिक सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका। औपचारिक ऋण प्रणाली में रह गई कमी को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रादुर्भाव हुआ है, जो औपचारिक ऋण वितरण तंत्र की अपर्याप्त और समग्र ग्रामीण सामाजिक सामुदायिक विकास में इनके सीमित एकीकरण की समस्या की दूर करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रत्येक सदस्य के योगदान के माध्यम से लघु स्तर पर बचत को बढ़ावा देते हैं। एकत्र किए गए धन को तब जरूरतमंद सदस्यों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है, जो उचित ब्याज दरों पर छोटी किस्तों में चुकाया जाता है। इस दृष्टिकोण जिसे अक्सर अति लघु साख कार्यक्रमों माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, ने महिला सशक्तिकरण में मदद की, लेकिन उत्पादक उद्देश्यों के बजाय मुख्य रूप से उपभोग के लिए धन के उपयोग से संबंधित चिंताएं बनी हुई हैं। ग्रामीण बैंकों के सकारात्मक परिणाम। जैसे हरित क्रांति के बाद ग्रामीण बैंकिंग विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे किसानों की अपनी उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं, ऋण सुविधाओं और विभिन्न ऋणों तक पहुंचने में मदद की है। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जो प्रचुर मात्रा में अनाज के पर्याप्त भंडार से स्पष्ट है। निर्धन महिलाओं का बैंक। केरल प्रांत में महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धन निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम कुटुंबश्री है। 1995 में सरकारी बचत और साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए
बचत बैंक की स्थापना की गई थी। इस बचत एवं साख सोसाइटी ने छोटी छोटी बचतों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल राशि एकत्र कर ली। इससे सदस्य संख्या और संगठित बचतों के आधार पर एक एरिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है। साख विकेंद्रीकरण संबंधी मुद्दे। वाणिज्यिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक बैंकिंग संस्थाएं जमा राशियों एकत्र करने, योग्य उधारकर्ताओं को ऋण देने और प्रभावी ऋण वसूली की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई है। कृषि ऋण न चुका पाने की दर उच्च बनी हुई है और किसानों का ऋण चुकाने से इनकार करना एक बड़ा मुद्दा है। हाल के वर्षों में जनधन योजना जैसी पहलों ने सभी वयस्कों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहन किया है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से बचत की आदतों और कुशल वित्तीय संसाधन आवंटन को बढ़ावा मिला है। इस योजना के माध्यम से 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खोले और बैंकों ने इन खातों के माध्यम से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एकत्र की। कृषि विपणन व्यवस्था। कृषि विपणन में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें पूरे भारत में कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है। स्वतंत्रता से पूर्व कृषि विपणन में चुनौतियां। स्वतंत्रता पहले किसानों को तोल में हेराफेरी, खातों में गड़बड़ी, बाजार में विचलित भावों की जानकारी का अभाव और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं जैसे मुद्दे का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों के कारण कुशल कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। कृषि विपणन में सरकार की पहले कृषि विपणन में सुधार के लिए चार प्रमुख उपाय किए गए थे। बाजार का विनियमन, मार्केट रेगुलेशन, पारदर्शिता और उचित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विनियमित बाजार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजारों के विकास की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मौजूदा अपर्याप्तताओं के कारण सड़कों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। सरकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सरकारी विपणन पहल का उद्देश्य किसानों के उत्पादों के लिए उचित मूल्य को सुनिश्चित करना, जिसमें दुग्ध सहकारी समितियों की सफलता एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इससे जुड़ी चुनौतियों में किसानों की पर्याप्त भागीदारी और अक्षम वित्तीय प्रबंधन शामिल है। नीतिगत साधन, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। किसानों की आय सुरक्षित रखने और गरीबों की सहायकी युक्त सब्सिडीज और खाद्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन MSP, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS से नीतिगत किया गया था। इन उपायों के बावजूद कृषि बाजारों पर निजी व्यापार का वर्चस्व बना हुआ है। सांसदों का गांव के दत्तक ग्रहण। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत में सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की ज़रूरत है। शुरू करने के लिए सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव के रूप में गांव को विकसित कर सकते हैं। वर्ष 2019 तक 2 और गांव विकसित करने और भारत में 2500 से अधिक गांवों को सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक गांव की मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 और पहाड़ी इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी की हो सकती है। सांसदों को खुद का या अपने पति या पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए। सांसदों द्वारा एक गांव की विकास योजना की उम्मीद कर रहे हैं कि वो ग्रामीणों को गतिविधियों को लेकर प्रेरित वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यमों का प्रादुर्भाव। किसानों को लाभ पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक विपणन चैनल सामने आए हैं, जिससे इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
में लागू है, जहां किसान सीधे उपभोक्ताओं को उपज बेचते हैं। हड़पसर मंडी महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है, जो किसानों के लिए एक प्रत्यक्ष बिक्री मंच प्रदान करता है। रायथू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सब्जी और फल बाजार को जो किसानों और उपभोक्ताओं को सीधे लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है। उझावर मंडी तमिलनाडु में किसान बाजार जो सीधे बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड श्रृंखलाएं किसानों के साथ गठबंधन कर रही हैं, जो बीज, आगत और पहले से निर्धारित कीमत पर सुनिश्चित खरीद की पेशकश कर रही हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों के लिए मूल्य जोखिम को कम करना और कृषि उत्पादों के लिए बाजारों का विस्तार करना। छोटे किसानों की आय पर इन व्यवस्थाओं का प्रभाव बहस का विषय है। इसके लिए अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। वर्ष 2020 के कृषि सुधार 2020 में भारतीय संसद ने विपणन प्रणाली का कायाकल्प करने के उद्देश्य से 3 कृषि सुधार कानून पारित किए। इन कानूनों पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ किसानों ने इसका समर्थन किया और किसानों के अन्य वर्गों ने इसका विरोध किया। इस प्रकार कृषि विपणन में सरकारी हस्तक्षेप समय के साथ बढ़ा। हालांकि कुछ लोग कृषि व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप कम करने का तर्क देते हैं, लेकिन यह एक विवादास्पद विषय है कि सरकार को किस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण ग्रामीण आजीविका में विविधीकरण के 2 उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन संबंधित है और दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में लगाया गया। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने से जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। विविधीकरण की आवश्यकता जोखिम में कमी। पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहना अधिक जोखिम की स्थिति को उत्पन्न करता है। विविधीकरण एक जोखिम को कम करने में मदद करता है। सतत आजीविका विविधीकरण ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्थायी आजीविका का विकल्प प्रदान करता है, विशेषकर सीमित कृषि रोजगार के अवसर वाले मौसमों के दौरान। विविधीकरण के लिए केंद्रित क्षेत्र संबंध क्रियाकलाप, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे संबंध क्रियाकलापों का विस्तार, गैर कृषि रोजगार, श्रम शक्ति को गैर कृषि रोजगार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते आजीविका विकल्पों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, श्रम बल में परिवर्तन, कृषि में ज़रूरत से अधिक श्रमिकों की संख्या को देखते हुए श्रम बल के एक बड़े हिस्से को गैर कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर की तलाश करनी चाहिए। महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी ऐतिहासिक रूप से अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि कार्य से जुड़ी रही हैं, जबकि पुरुष आमतौर पर गैर कृषि रोजगार की तलाश करते हैं। हालांकि हाल के दिनों में महिलाओं ने गैर कृषि से संबंधित रोजगार के अवसरों की तलाश भी शुरू कर दी है। गैर कृषि अर्थव्यवस्था के घटक गतिशील क्षेत्र गैर कृषि अर्थव्यवस्था के कुछ घटक जैसे कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग और पर्यटन विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाहित अन्य घटक जैसे मिट्टी के बर्तन शिल्प, हथकरघा जैसे पारंपरिक घर आधारित उद्योग की क्षमता है, लेकिन आवश्यक बुनियादी ढांचे और समर्थन का अभाव है। गैर कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि शामिल है। आइए गैर कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्रियाकलापों का विश्लेषण करें। पशुपालन भारत फसल और पशुपालन की मिश्रित पद्धति का पालन करता है, जिसमें मवेशी, बकरी और मुर्गी सामान्य है। पशुधन ग्रामीण परिवारों के लिए आय, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन और पोषण में स्थिरता प्रदान करती है। भूमिहीन मजदूरों सहित 70 मिलियन से अधिक छोटे और सीमांत किसान वैकल्पिक आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। महिलाओं को पशुधन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। मुर्गी पालन पशुधन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके
बाद ऊँट, छोटे छोटे घोड़े और खच्चर जैसे अन्य जानवर हैं। भारत में पशुपालन ऊँट, गधे, घोड़े, टट्टू, खच्चर जैसे जानवर शामिल हैं, लेकिन इनकी संख्या अत्यधिक कम है। वर्ष 2019 के अनुसार भारत में मुर्गी पालन और पशुपालन के वितरण को समझने के लिए चित्र 16/6 देखें। वर्ष 2019 तक भारत में लगभग 303 मिलियन मवेशी थे, जिनकी संख्या 110 मिलियन जिनमें 110 मिलियन भैंसें थीं। मांस, अंडे, ऊन और उप उत्पाद भी विविधीकरण के अवसर प्रदान करते हैं। भारत में डेयरी फार्मिंग भारतीय क्षेत्र ने विगत 3 दशकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1951 और वर्ष 2016 के बीच दूध उत्पादन में 10 गुना की वृद्धि हुई है। इसकी सफलता का श्रेय ऑपरेशन फ्लड को दिया जाता है, जिसके तहत किसान अपने विक्रय योग्य दूध को एकत्र करते हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर प्रसंस्करण करते हैं, इसे संसाधित करते हैं और सहकारी समितियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में इसे बेचा जाता है। यह सहकारी प्रणाली किसानों को उनके दूध की आपूर्ति में उचित मूल्य और आय का आश्वासन देती है। दुग्ध उत्पादन में प्रमुख राज्य गुजरात दुग्ध उत्पादन में प्रमुख राज्य गुजरात दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यान्वयन की सफलता की कहानी बयां करता है, जो अन्य राज्यों को प्रेरित करता है। प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। गुजरात की सकल दुग्ध सहकारी समितियां कुशल कार्यान्वयन के उदाहरण के रूप में काम करती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है। मत्स्य पालन मछुआरों के समुदाय की आजीविका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्वर्ती स्रोत इनलैंड सोर्सेस कुल मत्स्य उत्पादन में 65% का योगदान देते हैं, जबकि समुद्री क्षेत्र 35% योगदान देते हैं। कुल मत्स्य उत्पादन भारत में जीडीपी का 0.9% है। मछुआरा समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों में अल्प रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय और उच्च निरक्षरता दर शामिल है। महिलाएं निर्यात और आंतरिक विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बेहतर ऋण सुविधाओं की आवश्यकता अनुभव हो रही है। उद्यान विज्ञान या बागवानी भारत की विविधतापूर्ण जलवायु, मृदा की स्थिति, फलों, सब्जियों, मसालों सहित विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल है। बागवानी उत्पादन के मूल्य में लगभग 1/3 और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान देती है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और मसालों का प्रमुख उत्पादक है। इस क्षेत्र में कई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और वंचित वर्गों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसरों में फूलों की खेती, नर्सरी का रखरखाव, बीज उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। पशुधन की आवश्यकता बढ़ाने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने, पशु चिकित्सा देखभाल और ऋण सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आजीविका के उभरते विकल्प, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। आईटी उभरती प्रौद्योगिकी कीमतों, मौसम और अन्य प्रकार की जानकारी प्रदान करके सतत विकास और खाद्य सुरक्षा में योगदान कर सकता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से कृषि का समर्थन करने की क्षमता है। ग्रामीण विकास में आईटी के प्रयोग भारत के विभिन्न हिस्सों में चल रहे हैं। धारणीय विकास और जैविक कृषि, स्वास्थ्य पर रसायन आधारित उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रथाओं में रुचि का प्रसार किया है। पारंपरिक कृषि रासायनिक आगतों पर अत्यधिक निर्भर करती है, जो
खाद्य एवं जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, पशुधन की क्षति पहुंचा सकते हैं, मृदा की उर्वरता को कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं। धारणीय विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूलन प्रौद्योगिकी के विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। जैविक कृषि को पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उद्देश्य कृषि में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, इन्हें बनाए रखना और बढ़ाना है। जैविक रूप में उत्पादित खाद्य पदार्थों की कथित सुरक्षा और पोषण मूल्य के कारण पूरे विश्व में मांग बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास जब 1995 में प्रकृति नामक गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता ने यह सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती भी जैविक विधि से हो सकती है, तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोध संस्थान के निदेशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि आप सारे भारत में वस्त्र विहीन कर देना चाहते हैं। इस समय भारत के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि के कपास उगाने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। इसके उत्पादन को जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रेको ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया। किशन मेहता का कहना है कि भारत में 78% किसान 0.8 हेक्टेयर से छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान होते ही हैं। इनकी समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का 20% है। अंततः दीर्घकाल में ऐसे किसानों के लिए मौद्रिक और मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। अपने क्षेत्र की किसी ऐसे खेत में जाएं जहां जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और खेती से संबंधित तरीकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें तथा उनकी कक्षा की रिपोर्ट करें। जैविक कृषि के लाभ। जैविक कृषि में उच्च उपज वाले बीजों, हाई यील्ड वैरायटी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जैसे महंगे आगतों के स्थान पर स्थानीय रूप से उत्पादित और लागत प्रभावी जैविक आगतों का उपयोग किया जाता है। यह निर्यात के माध्यम से आय प्राप्त करती है और स्वास्थ्य कीटनाशक मुक्त खाद्य पदार्थ का प्रदान करती है। जैविक कृषि में चुनौतियाँ। जैविक कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए आकर्षक है। जैविक कृषि में आरंभिक पैदावार कम होती है और पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में इनकी उपज में दाग धब्बे हो सकते हैं और शीघ्र खराब हो सकते हैं। अन्य चुनौतियों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, विपणन संबंधी मुद्दे, सहायक कृषि नीतियों की आवश्यकता शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए जैविक उत्पादन में भारत को स्पष्ट लाभ है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा मुख्य रूप से आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता के बारे में थी। हालांकि अमर्त्य सेन ने पात्रता के माध्यम से खाद्य तक पहुंच पर जोर देकर एक नया आयाम शामिल किया है, जिसमें उत्पादन करने की क्षमता, बाजार में विनिमय, राज्य द्वारा यह सामाजिक रूप से प्रदान की गई आपूर्ति शामिल है। इससे खाद्य सुरक्षा की समझ में एक बड़ा बदलाव आया है। खाद्य सुरक्षा की उभरती धारणा। वर्ष 1995 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा को उस स्थिति के रूप में पुनः परिभाषित किया जहां सभी व्यक्तियों, परिवारों, क्षेत्रों, राष्ट्रों, दुनिया के पास सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं और वरीयताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच हो। इससे यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्धनता का उन्मूलन किया जाना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा में खाद्य की उपलब्धता, सुलभता, खरीदने की सामर्थ्य सहित कई आयाम शामिल हैं। उपलब्धता का अभिप्राय देश के भीतर पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता से है, जिसमें
आयात और सरकार के पास उपलब्ध खाद्य भंडार भी शामिल है। सुलभता का अर्थ है कि भोजन प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में है। खरीदने में सामर्थ्य का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के पास पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है जो उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। खाद्य सुरक्षा का महत्व। खाद्य सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपदाओं के दौरान सभी व्यक्तियों की हर समय खाद्य तक पहुंच उपलब्ध हो। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और आर्थिक संकट खाद्य उपलब्धता को बाधित कर सकते हैं, जिससे मूल्य वृद्धि, खाद्य असुरक्षा हो सकती है। निर्धनता का उन्मूलन और अकाल की स्थितियों जिसमें व्यापक भूखमरी और मृत्यु होती है को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अकाल की विशेषताओं में शामिल हैं भूखमरी के कारण व्यापक मौतें और दूषित जल या सड़े हुए भोजन के जबरन उपयोग के कारण होने वाली महामारी और भूखमरी से क्षीण होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा वर्ष 1943 का बंगाल का अकाल। इस अकाल में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए। खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। कोविड-19 जैसी महामारी का खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लोगों और वस्तुओं व सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने से आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई, जिससे खाद्य पदार्थों तक पहुंच, उनकी उपलब्धता और उन्हें खरीदने की सामर्थ्य में काफ़ी हद तक बाधा आई। खाद्य सुरक्षा के प्रति संवेदनशील या सुभेद समूह। भारत के लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की वृद्धि से असुरक्षित है। सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में भूमिहीन लोग, पारंपरिक कारीगर, छोटे व स्वनियोजित श्रमिक, निराश्रित और कम मजदूरी वाले काम में लगे लोग, मौसमी श्रमिक शामिल हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्गों। कुछ निम्न जातियों के समूह जिनके पास या तो बहुत कम भूमि है या भूमि की उत्पादकता बहुत कम है, वे भी संकट में हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग और जो लोग कम काम की तलाश में पलायन करते हैं, वे खाद्य की दृष्टि से अत्यधिक असुरक्षित है। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण NFSA 1998-99 के अनुसार ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग 11 करोड़ है। क्षेत्रीय समानताएं। भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों, आदिवासी क्षेत्र और आपदा प्रवण क्षेत्र में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत। भूखमरी और खाद्य असुरक्षा। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं, ये गरीबी को उत्पन्न करती है। भूखमरी लगातार पर्याप्त आहार ग्रहण के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक हो सकती है या कृषि गतिविधियों या अनिश्चित श्रम के चक्रीय प्रकृति के कारण मौसमी हो सकती है। भारत में मौसमी और दीर्घकालिक भूखमरी वाले परिवारों के प्रतिशत को समझने के लिए तालिका समीक्षा देखें। भारत ने विगत कुछ वर्षों में दीर्घकालिक और मौसमी भूखमरी दोनों में गिरावट देखी है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय। भारत 1970 के दशक से शुरुआत से हरित क्रांति के बाद से मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी अकाल से बचा रहा। भारत पिछले 30 वर्षों में विविध फसल उत्पादन के माध्यम से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया है। हरित क्रांति और आत्मनिर्भरता। भारत ने आज़ादी के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। कृषि में विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गेहूं, चावल के उत्पादन पर्याप्त वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्पादन में अग्रणी है। कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16 में 252.22 मिलियन टन से बढ़कर 2016-17 में 275.68 मिलियन टन हो गया है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने चावल उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने गेहूं में पर्याप्त उत्पादन हुआ है।
बफर स्टॉक अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है जिसे सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से खरीदा जाता है और भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों के किसानों से गेहूं चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का भुगतान किया जाता है और खरीदे गए अनाज को अन्य भंडारों में संग्रहित किया जाता है। बफर स्टॉक करने का उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों या आपदाओं के दौरान बाजार मूल्य, जिसे निर्गम मूल्य भी कहा जाता है, जो कम कीमत पर कमी वाले क्षेत्रों और समाज के गरीब वर्गों के बीच अनाज वितरित करना है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति में भारी खाद्य संकट के कारण 1960 के दशक में राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस और काम के बदले अनाज एफएफडब्ल्यू जैसे खाद्य हस्तक्षेप कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू किए गए थे। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पीएपीज को शामिल करने के लिए वर्षों से विकसित और विस्तारित किया गया है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम विशेष रूप से गरीबों की आय में वृद्धि करके खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किसानों से खरीदे गए अनाज को समाज के गरीब वर्गों में वितरित करता है। राशन की दुकानें, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें के रूप में जाना जाता है, अधिकांश इलाकों, गांवों, कस्बों, शहरों में मौजूद हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख दुकानें हैं। राशन की दुकानें बाजार दर में कम कीमत पर अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल बेचती हैं। राशन कार्ड वाले परिवार के पास राशन की दुकानों के प्रति माह इन वस्तुओं की एक निर्दिष्ट मात्रा खरीद सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। पीडीएस भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। बाद के वर्षों में पीडीएस को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया है। वर्ष 1992 में दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों को लाभ प्रदान करने के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई थी। वर्ष जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस का उद्देश्य एक अलग मूल्य नीति के साथ सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करना था। वर्ष 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना एएवाई और अन्नपूर्णा योजना एपीएस शुरू की गई, जिसमें गरीबों में सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ गरीबों को लक्षित किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कीमत को स्थिर रखने के प्रभावी साधन साबित हुई। इसने सस्ती कीमत पर खाद्य उत्पादकता को सुनिश्चित किया और भूखमरी एवं अकाल का समाधान किया। इसने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने में योगदान दिया और कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की। पीडीएस की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने के लिए तालिका 16.2 देखें। योजना का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ 1992 तक में हुई। लक्षित समूह सार्वजनीय थी। निर्गत कीमत गेहूं 2.34 और चावल 2.89। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में आई। लक्षित समूह पिछड़े ब्लॉक। अधिकतम मात्रा 20 किलो खाद्यान्न। निर्गत कीमत गेहूं में 2.8, चावल में 3.77। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में आई। 2000 में संशोधित कारण लक्षित समूह निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल एपीएल और आदतन मात्रा 35 किलो खाद्यान्न प्रति महीना। निर्गम कीमत बीपीएल गेहूं 4.15 और चावल 5.65। एपीएल गेहूं 6.10, चावल 8.3। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में आई। लक्षित समूह सबसे निर्धन
अद्यतन मात्रा 35 किलो प्रति महीना मुखिया खाद्यान्न। निर्गत कीमत गेहूँ 2 रुपये और चावल 3 रुपये। अन्नपूर्णा योजना आरंभ वर्ष 2000 में हुआ। लक्षित समूह हैं दीन वरिष्ठ नागरिक। अद्यतन मात्रा 10 किलो खाद्यान्न की निर्गम कीमत प्रति निःशुल्क। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। लक्षित समूह योग्य परिवार। अद्यतन मात्रा 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। निर्गत कीमत गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये, अनाज 1 रुपये। आलोचना और चुनौतियाँ। अनाज भंडारों के ठसाठस भरे रहने के बावजूद भारत में भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। भारतीय खाद्य निगम की गोदामें अक्सर अधिशेष अनाज होता है। इसमें से कुछ सड़ जाता है और कुछ को गेहूँ चूहे खा जाते हैं। भंडार लागत और अनाज की गुणवत्ता में गिरावट के कारण बफर स्टॉक के उच्च स्तरों को बनाए रखना उचित नहीं माना जाता है। खाद्यान्नों के लिए एमएसपी की वृद्धि से फसल उत्पादन में बदलाव आया है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय गिरावट, संधारणीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। ग्रामीण और शहरी भारत में चावल और गेहूं के प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलर कभी कभी अनुचित कार्यों में संलग्न होते हैं, जैसे कि अनाज के खुले बाजार में भेजना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना या अनियमित रूप से दुकानें खोलना। राशन कार्डों के लिए अलग अलग कीमत स्तरों की शुरुआत में गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल और के परिवारों के लिए राशन की दुकानों से सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहन को कम कर दिया गया, क्योंकि उनकी कीमतें खुले बाजार की कीमतों के लगभग बराबर है। खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका। सहकारी समितियां भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में सहकारी समितियां निम्न आय वाले व्यक्तियों को सस्ती वस्तुएं प्रदान करने के लिए दुकानें खोलती हैं। तमिलनाडु में लगभग 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जाती हैं। दिल्ली की मदर डेयरी खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हुए दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित कीमत को दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। गुजरात की सहकारी संस्था अमूल ने दुग्ध और दुग्ध उत्पाद वितरण महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से अनाज बैंकों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। एडीएस के प्रयासों के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न हिस्सों में अनाज बैंकों का प्रादुर्भाव हो रहा है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम एक सफल और अभिनव खाद्य सुरक्षा उपायों के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव पिछले 2 दशकों में वैश्वीकरण के कारण विश्व स्तर पर आर्थिक परिवर्तन का भारत सहित विभिन्न देशों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। विभिन्न देश सार्क, यूरोपीय संघ, आसियान, G8, G20 और ब्रिक्स जैसे गठबंधन अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पड़ोसी देशों की विकास प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए जो विकासशील विश्व के सीमित आर्थिक स्थान के भीतर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। भूगोल ने पड़ोसी इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र में भागीदार और तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है, जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएं। जॉन एफ कैनेडी ने बोला है, हम भारत की विकास नीतियों की तुलना पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से करेंगे। भारत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में राजनीतिक रूप से उनसे भिन्न है। इसके विपरीत पाकिस्तान की सैन्यवादी संरचना और चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था है, जो धीरे धीरे लोकतंत्र और उदार आर्थिक पुनर्गठन की ओर बढ़ रहे हैं।
विकास पथ एक चित्रांकन। तीनों राष्ट्रों भारत, पाकिस्तान, चीन की विकासात्मक नीतियों ने अनेक असमानताएं व्याप्त हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक हैं, जो एशिया के देशों में साकार रूप से ग्रहण कर रहे हैं। तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया। भारत और पाकिस्तान वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुए और वर्ष 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई। प्रारंभ में उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के साथ समान योजना दृष्टिकोण का पालन किया। पाकिस्तान ने अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2018 से 23 का कार्य करना शुरू किया, जबकि चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 पर कार्य कर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने समान नीतियां अपनाई, जैसे कि बृहद सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया, सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई। 1980 के दशक इन तीनों देशों ने समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी। हालांकि आज विश्व में उनकी स्थिति में काफ़ी भिन्नता है। उनका मुख्य कारण इन देशों द्वारा अपनाई जाने वाली अलग अलग आर्थिक नीतियाँ। आइए सबसे पहले चीन और पाकिस्तान की अब तक की विकास नीतियों पर चर्चा करें। चीन गणराज्य की स्थापना के बाद चीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों उद्यमों भूमि की सरकारी नियंत्रण में लाया। वर्ष 1958 में शुरू किए गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड JLP अभियान का उद्देश्य बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था, लेकिन इसे भयंकर सूखे और रूस के साथ संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाद में सांस्कृतिक क्रांति वर्ष 1966-77 शुरू की, जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। वर्ष 1978 में सुधार हुए। प्रारंभिक चरण में कृषि विदेश व्यापार और योजना निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। निजी और सामूहिक उद्यमों को अनुमति दी गई और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। दोहरी मूल्य निर्धारण और विशेष आर्थिक क्षेत्र ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया, जिससे चीन की वर्तमान तेज औद्योगिक विकास में योगदान दिया। भारत के समान पाकिस्तान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया। 1950 से और 60 के दशक में अंत में अपना आयात प्रतिस्थापन आधारित औद्योगिकरण के लिए एक विनियमित नीति ढांचा पेश किया। हरित क्रांति ने मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और कृषि अवसंरचना में परिवर्तित कर दिए। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन 1970-80 के दशक के अंत में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में परिवर्तन हुआ। 1980 के दशक में सुधार के साथ पश्चिमी देशों में वित्तीय सहायता और प्रवासियों के पास विप्रेषण ने नए निवेश के एक अनुकूल माहौल बनाया। जनसांख्यिकीय संकेतक। आइए भारत, चीन, पाकिस्तान के जनसांख्यिकीय संकेतक की तुलना करें। जनसांख्यिकीय वितरण। भारत चीन में सामूहिक रूप से विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या। पाकिस्तान की जनसंख्या काफ़ी कम है, जो चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। भौगोलिक कारक। भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद चीन जनसंख्या घनत्व इन तीनों देशों से सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि। पाकिस्तान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसके बाद भारत और फिर चीन है। चीन कम जनसंख्या वृद्धि का श्रेय 1970 के दशक के अंत में शुरू की गई एक संतान नीति वन चाइल्ड नॉर्म को दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय प्रभाव बढ़ा। लिंगानुपात। तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम है। विद्वान इसका श्रेय पुत्र वरीयता को देते हैं। तीनों देशों में हाल के उपायों का उद्देश्य विषम लिंगानुपात को दूर करना और उनमें सुधार करना। प्रजनन दर। चीन में प्रजनन दर कम है, जो एक संतान नीति से पारित है। इसके विपरीत पाकिस्तान में प्रजनन दर बहुत अधिक है। शहरीकरण।
चीन में शहरीकरण उच्च स्तर का है। भारत में 34% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। वयोवृद्ध जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि। चीन में अपनी एक संतान नीति के कारण भविष्य में ऐसे परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा जिससे युवा लोगों की तुलना में वयोवृद्ध लोगों का अनुभव और अधिक होगा। इसके माध्यम से चीन अपनी एक संतान नीति में ढील देते हुए दंपत्ति को 2 संतान पैदा करने की अनुमति दे दी। विकास दर के संकेतक। सकल घरेलू उत्पाद। चीन $22 ट्रिलियन के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार वाला देश है। इसके बाद भारत जीडीपी $9.03 ट्रिलियन और पाकिस्तान का $0.94 ट्रिलियन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11% है। भारत की जीडीपी चीन की जीडीपी का लगभग 41% है। भारत में जीडीपी का लगभग 41% है। ऐतिहासिक समृद्धि। 1980 के दशक में चीन ने लगभग 2 अंकों की समृद्धि दर को बनाए रखा, जबकि पाकिस्तान भारत से आगे था। हालांकि वर्ष 2015-17 तक पाकिस्तान और चीन की समृद्धि दर में गिरावट आई, जबकि भारत मध्यम समृद्धि दर देखने को मिली। कुछ किसान पाकिस्तान की गिरती समृद्धि दर में सुधार प्रक्रियाओं और लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता को उत्तरदायी मानते हैं। सकल मूल्य वर्धित जीवीए के क्षेत्रवार योगदान। चीन में 26% कार्य कृषि कार्य में संलग्न है। जीवीए में कृषि का 7% योगदान है। भारत और पाकिस्तान में जीवीए में कृषि का योगदान क्रमशः 16 और 24% है, जिसमें कार्बन का उच्च अनुपात 43 और पाकिस्तान में 41% कृषि कार्य में लगा है। चीन उद्योग जीवीए में 41% योगदान, जो 28% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। भारत में जीवीए 30% योगदान देता है, जो 25% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। पाकिस्तान में पाए हैं उद्योग जीवीए में 19% योगदान देते हैं, जो 24% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। तीनों देशों में जीवीए सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। रोजगार में परिवर्तन और सेवा क्षेत्र की समृद्धि। ये देश आमतौर पर रोजगार और उत्पादन को कृषि से उपयोग की ओर और पुनः सेवाओं को हस्तांतरित करते हैं। यह पैटर्न चीन में स्पष्ट है। 1980 के दशक में पाकिस्तान से भारत 17% और चीन 12% की तुलना में सेवा क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया है। अपने 27% कार्यकाल को रोजगार प्रदान किया है। वर्ष 2019 में सेवा क्षेत्र में पाकिस्तान के 35% कार्यबल, भारत के 32% और चीन के 46% कार्यबल को रोजगार प्रदान किया गया। विगत 5 दशकों में तीन देशों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट आई है। यह क्षेत्र कार्यबल में सबसे बड़े अनुमान को रोजगार देता है। बड़े अनुपात को रोजगार देता है। चीन में समृद्धि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान, जबकि भारत में समृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र को दिया जाता है। पाकिस्तान में इस अवधि के दौरान तीनों क्षेत्रों में समृद्धि में गिरावट देखने को मिली। मानव विकास के संकेतक। चीन विभिन्न मानव विकास संकेतकों में भारत और पाकिस्तान से बेहतर रहा है। आय संकेतक, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी, स्वास्थ्य संकेतक, मृत्यु दर, स्वच्छता तक पहुंच, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, कुपोषण शामिल है। मानव विकास
सूचकांक संकेतक में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात को कम करने और बेहतर स्वच्छता परिणामों के बाद को प्राप्त करने में चीन और पाकिस्तान दोनों भारत से आगे हैं। भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन में मातृ मृत्यु दर काफ़ी कम है। चीन के प्रति 1 लाख जन्म पर केवल 29 महिलाओं की मौत होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान में यह आंकड़ा 133 और 140 है। आश्चर्य की बात है कि तीनों देशों में अपनी अधिकांश जनसंख्या के लिए बेहतर पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने में की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तीनों देशों में चीन में गरीबों का अनुपात सबसे कम है। मानव विकास संकेतकों ने मानव विकास सूचकांक महत्वपूर्ण संकेतक लेकिन व्यापक आकलन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। सीमाओं की बात करें तो इसमें यह उल्लेखनीय नहीं है कि स्वतंत्रता संकेतकों लिबर्टी इंडिकेटर्स का क्या अभिप्राय है। इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी, नागरिकों में अधिकारों की स्वैच्छिक सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून शासन जैसे पहलू शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक का निर्माण इन स्वतंत्रता संकेतकों के बिना आधारभूत माना जाता है। समग्र आकलन में उनके महत्व को जोर दिया जाता है। विकास नीतियों का मूल्यांकन, सुधार, पूर्व अवधि, सुधार, पश्चात सुधार। पूर्व अवस्थी भारत में 1991 में भुगतान संकट के कारण आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसमें IMF विश्व बैंक के उधार लेना आवश्यक हो गया। पाकिस्तान वर्ष 1988 में GDP विकास और क्षेत्रीय प्रदर्शन चुनौतियों का सामना करते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। भारत ने वर्ष 1991 के बाद एक सुधार आर्थिक मॉडल की शुरुआत करते हुए निर्मित वस्तुओं के स्थायी निर्यात पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भारत में विश्व स्तर में स्थिर और बेहतर समष्टि अर्थशास्त्र संकेतक सही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा आय विप्रेषण और अस्थिर कृषि निर्यात पर अत्यधिक बल थी, जिससे विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ गई। चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान ने वर्ष 2017-18 में 5% GDP में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी यह वृद्धि देखने को मिली। चीन क्षेत्र की वृद्धि दर संतोषजनक स्तर से नीचे है, जबकि प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 4.9 और 6.2 थी। चीन ने वर्ष 1978 में माओवादी शासन के तहत धीमी वृद्धि और विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर मॉडल की कथित विफलता से उत्पन्न असंतोष के कारण सुधारों की शुरुआत की। चीन ने 1978 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि में सुधार को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आय संकेतकों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। विकेंद्रीकृत शासन के तहत प्रयोग के माध्यम से न्यायसंगत खाद्य वितरण को बढ़ावा दिया गया। कृषि में सुधार जैसे कि भूमि वितरण में समृद्धि, ग्रामीण औद्योगिक विकास में योगदान, जिससे तेजी से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहें तो अध्याय में हमने ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के आर्थिक परिदृश्य से महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण किया, जबकि चीन और पाकिस्तान के विकास मार्गों की तुलनात्मक जानकारी भी प्राप्त की। भारत की नीति निर्माण असमानताओं को दूर करने और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लोकतंत्र और समावेशी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और इसके व्यापक विकास पथ की जटिलताओं में भी आगे बढ़ रहा है, जबकि अपने स्वयं के इतिहास और अपने पड़ोसी देशों के लिए से लिए गए सबक एक स्थायी और न्यायसंगत आर्थिक भविष्य को आकार देने में मूल्यवान समझ प्रदान कर सकते हैं। ये अनुभव दक्षिण एशिया क्षेत्र में समृद्धि, सामाजिक समानता और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों में महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।
महत्वपूर्ण शब्दावली: कृषि का व्यवसायीकरण, निर्यात, खेती में बाजार उन्मुख फसल उत्पादन की दिशा में परिवर्तन। ब्रिटिश शासन के दौरान विशेष रूप से द्रष्टव्य था, जब औद्योगिक विकास के लिए नकदी फसलों की प्राथमिकता दी गई थी। जनसांख्यिकीय परिवर्तन: फ्रैंक नोस्टीन द्वारा पूर्व औद्योगिक विकासशील और उत्तर औद्योगिक चरणों के विभाजित आर्थिक विकास की प्रतिक्रिया को जन्म और मृत्यु की दर के बदलते पैटर्न का वर्णन करने वाली एक अवधारणा है। यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित 25 स्वतंत्र यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। औपचारिक क्षेत्र में सक्रिय प्रतिष्ठान: इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के व्यवसायों से है जिसमें 10 या अधिक श्रमिक वेतन पर कार्य करते हैं। G20 यूरोपीय संघ के साथ 19 देश का एक मंच जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। G8 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है जो आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, चाहे उनका स्वामित्व किसी भी के पास हो। सकल मूल्य वर्धित जीवीए किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी को जोड़कर और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर प्राप्त होता है, जो आर्थिक निर्गत इकोनॉमिक आउटपुट की एक माप है। परिवार एक साथ रहने वाले और एक रसोई साझा करने वाले व्यक्तियों का समूह है। शिशु मृत्यु दर किसी विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या। भूमि या राजस्व बंदोबस्त: ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि सर्वेक्षण के आधार पर क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए एक प्रणाली जिसके द्वारा किसानों राजस्व, गांव और जमींदारों से लिए जाने वाले राजस्व का निर्धारण किया जाता था। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा: यदि मृत्यु दर स्थिर रहती है तो नवजात शिशुओं के जीवित रहने में अप्रत्याशित वर्षों की संख्या। मातृ मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था की जटिलताओं या गर्भ के समापन के कारण होने वाली मातृ मृत्यु का अनुपात। मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों तक गांवों की वार्षिक निगरानी ऋणता दर में से अलग। MRTP एक्ट एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम जो एकाधिकार व्यवहार को रोकने और राजनीतिक व्यावसायिक आचरण को विनियमित करने के लिए डिजाइन किया गया। बहुपक्षीय समझौते व्यापार समझौते किसी देश के साथ बहुपक्षीय व्यापार समझौते किसी देश के माल और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए दो देशों से अधिक व्यापार समझौते। योजना आयोग भारत में एक संगठन जो संसाधनों का आकलन करने, उन्हें सुरक्षित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। गरीबी रेखा दैनिक कैलोरी सेवन सहित न्यूनतम आवश्यकताओं पर प्रति व्यक्ति व्यय जो गरीबी के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठान व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा संचालित व्यवसाय। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं कर रहे होते हैं। शहरीकरण महानगरीय क्षेत्र का विस्तार या कुल जनसंख्या के सापेक्ष शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि। शहरी जनसंख्या अनुपात श्रमिकों की कुल संख्या में जनसंख्या के भाग के रूप में भाग देने पर प्राप्त प्रशिक्षण।